नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। और आज की बड़ी बहस होगी यूपी में योगी का ऑपरेशन मदरसा। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक कानून नहीं, एक सोच वापस ली गई है। वो सोच जहां वेतन तय था लेकिन जांच मना थी, जहां कर्मचारी थे लेकिन कानून लागू नहीं होता था। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के दौर का मदरसा विधेयक वापस ले लिया है। एक ऐसा कानून जिसे राज्यपाल ने रोका, राष्ट्रपति ने लौटाया और अब कैबिनेट ने खत्म कर दिया। दरअसल योगी सरकार ने अखिलेश यादव में मंजूर किए गए मदरसा टीचर से जुड़े विधेयक को खत्म कर नए विधेयक पास किए हैं। अखिलेश सरकार में दिए गए विधेयक में मदरसों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। बता दें कि सपा सरकार में साल 2016 में उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक पास हुआ था। इसके तहत मदरसों के किसी भी टीचर या कर्मचारी के खिलाफ ना तो कोई जांच हो सकती थी और ना ही कोई मुकदमा दर्ज हो सकता था। इसमें मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान की व्यवस्था के साथ साथ कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके कारण मदरसों में प्रशासनिक जांच या कानूनी कार्रवाई में बाधाएं आती थीं। इन प्रावधानों को संवैधानिक दायरे से बाहर माना गया था। उस दौरान दोनों सदनों से पास इस विधेयक पर तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया था। उनका तर्क था कि यह विधेयक संविधान के दायरे में नहीं आता है। उस समय सपा सरकार विधेयक लागू ही नहीं कर सकी थी। अब बड़ा सवाल, क्या यह फैसला मदरसा शिक्षा को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम है या फिर अल्पसंख्यक संस्थानों पर सरकारी निगरानी का नया अध्याय? याद दिला दें कि 2016 में यही विधेयक दोनों सदनों से पास हुआ, लेकिन राज्यपाल राम नाईक ने आपत्ति जताई। राष्ट्रपति ने इसे कानूनी विसंगतियों के चलते लौटा दिया और अब योगी कैबिनेट ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर साफ कह रहे हैं, यह कानून संविधान को दरकिनार कर बनाया गया था, जिसमें अधिकारियों को सजा का डर दिखाकर मदरसों को असीमित शक्तियां दे दी गई थीं। आज की बड़ी बहस में यही मुद्दा, सुधार या सियासत, न्याय या नियत, और क्या कानून सबके लिए एक जैसा है? इन्हीं बड़े सवालों पर आज होगी सबसे तीखी, सबसे बेबाक और सबसे बड़ी बहस अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने देश को विकासशील समाजवादी पार्टी अगर देश और प्रदेश के विरुद्ध कोई कार्य करेगी और उसका अध्ययन करने के बाद ये समझ में आएगा यह सही नहीं है, तो उस पर निर्णय लेती है सरकार, और निर्णय लिया है। ये बिल विधानसभा से पास हुआ, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। उसमें विसंगति रही है क्योंकि कानून से ऊपर उठ करके उसमें कानून बनाया गया था। व्यवस्था ये बनाई गई थी कि जो मदरसा शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं उनके वेतन को लेकर के कि 20 से 27 तारीख तक यदि भुगतान नहीं करते हैं तो उसमें जो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई में दरोगा नहीं पकड़ सकते, एसपी नहीं पकड़ सकते, कोर्ट के आदेश पर भी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये तो संविधान के खिलाफ था। देखिए, बड़ी हैरत की बात है कि एक तरफ तो हुकूमत ये दावा करती है कि मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों का उत्थान किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, मदरसों के अंदर मॉडर्न तालीम और मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए। जब मदरसों में पढ़ने या पढ़ाने वालों को हुकूक देने की बात आती है या कोई ऐसी तजवीज़ जो पिछली सरकार ने पेश की, वेतन वितरण अधिनियम जो गैर सरकारी सेकेंडरी स्कूलों पर नाफिज होता है, जिससे उनकी तनख्वाहों के देने को यकीनी बनाया जाता है, अगर वो मदरसों में नाफिज हो जाए तो इसमें किस बात की दिक्कत और किस तरीके की दिक्कत सामने आ रही है, ये तो यकीनी तौर पर सरकार में बैठे हुए लोग ही इसका जवाब दे सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो सभी को ख़त्म कर देगी, सभी को। आरक्षण भी ख़त्म कर देगी, मदरसे भी ख़त्म कर देगी, स्कूल भी ख़त्म कर देगी और मर्जर ले आई, जैसे शराब हो गई है मर्जर, स्कूल हो गए मर्जर, सब खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की सोच गरीब मिटाने की सोच है, गरीबी मिटाने की सोच नहीं है। गरीब को साफ कर दो, गरीब व्यक्ति को साफ कर दो, गरीबी को साफ करने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सोच। रिएक्शंस आपने सुन लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता आलोक वत्स हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है।
डॉक्टर शिव कुमार दुबे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। डॉक्टर दुबे, आपका स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु आचार्य मोहित शुक्ला हैं, मोहित शुक्ला जी आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद हैं, अहमद साहब आपका स्वागत है। और संवाददाता केएन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे। केएन, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। केएन, सवाल यह है, इसमें सुधार हुआ या सियासत, या फिर सुधार पर सियासत हो रही है? किस तरह की रिएक्शन है केएन? जाहिर सी बात है, जैसा आपने सवाल किया, सुधार पे ही सियासत हो रही। दरअसल अगर इसमें सुधार की गुंजाइश ना होती तो जो दोनों सदनों में बिल रामनाईक जी उन्होंने इसको एक तरीके से कहा जाए तो अमान करार देते हुए उसको राष्ट्रपति के जी अनुमोदन के लिए आगे उनके एक तरीके से देखा जाए तो उनके अनुमोदन के लिए या उनके ध्यानार्थ भेजा था, लेकिन वहां से भी वो वापस कर दिया गया। तो इसमें कोई ना कोई विसंगत थी, तभी तो ऐसा किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इतनी ज्यादा विसंगत थी कि जो जैसा कि भी तमाम लोग बता रहे थे, उसमें जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं प्रकाश राजभर, उन्होंने भी साफ करके कहा कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी और ऐसी थी कि अगर 20 से 27 तक अगर शिक्षकों को तनख्वाह न दी जाती तो उनके जो इसके लिए जिम्मेदार होता उनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज होते और उनके खिलाफ सजा भी होती। और सबसे बड़ी बात है, ये सब होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती थी। अगर इसमें कोई अनियमितता होती, जैसे उनके तमाम और भी बच्चे होते हैं, उसमें कोई अनियमितता होती तो उसमें भी कोई जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से संविधान को दरकिनार करके इस विधेयक को लाया गया था, जिसको पास किया गया था दोनों सदनों में। उसके बावजूद जो है ये तो दिन से पेंडिंग रहा और इसको एक तरीके से कहा जाए तो तत्कालीन जो गवर्नर थे उन्होंने एक तरीके से उसमें उसको जो है ध्यान देते हुए उसको आगे बढ़ाया था और उसके बावजूद ये पास नहीं हुआ। तो इसको जो विधेयक इसी दिन से पेंडिंग था उससे कहा जाए तो जो उससे आज जो है योगी सरकार ने उस विधेयक को इस तरीके से निरस्त करने के लिए संविधान में एक तरीके से परिवर्तन करते एक नया विधेयक लेकर के आई। इस विधेयक को अमान्य कर दिया गया है। तो इसको मिला करके देखा जाए तो इसमें सुधार के बाद ये सरकार अगर चाहेगी तो इसमें सुधार के बाद इस विधेयक को वापस भी ला सकती है और सरकार अगर चाहेगी तो इसको पूरी तरीके से इस तरीके से जैसा खारिज कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया, इसको यथावत भी रख सकती है। जी फराज। ठीक है, आप बने रहेगा केएन पांडे। जावेद अहमद साहब, कैसे देख रहे हैं इस कदम को? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसमें शामिल किया। ये विधेयक जो है 2016 में, जैसा कि आपसे उल्लेख किया गया, 2016 में समाजवादी सरकार के दौरान ये एक एक्ट को लाया गया और इसके लिए गवर्नर को, उस वक्त जो गवर्नर थे उनको इसको भेजा गया अनुमोदन के लिए, लेकिन उन्होंने भेज दिया भारत सरकार यानी राष्ट्रपति को भेज दिया वहां पे। और उसके बाद 9 साल के अंतराल के बाद आज जब उसमें से कोई क्वेरी आई जानकारी के लिए, कुछ उसमें सरकार का पक्ष जानना चाहा, उसमें सरकार ने इसको रद्द कर दिया, मतलब उसको कैबिनेट के जरिए रद्द कर दिया। और उसमें कोई राहत 9 साल से कर्मचारियों को या मदरसा बोर्ड को किसी तरह की राहत नहीं थी, जैसे स्थिति थी अभी भी वैसे ही है। तो इसमें नुकसान और फायदे की कोई बात नहीं है, लेकिन जरूर सरकार जो बात कह रही है कि इससे कन्फ्लिक्ट कर रहा था, उसके संवैधानिक स्थितियों को कन्फ्लिक्ट कर रहा था, लेकिन उसका दुष्परिणाम देखने को मिला कि जिनको समय से सैलरी नहीं मिल रही थी, जिनके बारे में तमाम तरह की यातनाएं हो रही थी, उसको ये लगाम लगाने के लिए एक्ट लाया गया था। और उसको जो अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं उनको संरक्षण के लिए सरकार ने उस वक्त उसका उपाय सोचा था, बेहतर करने के लिए सोचा था, तमाम उसके लिए वो किया। और मैं समझता हूँ कि इसी क्रम में इस एक्ट को लाया गया था। और आज जो सरकार कह रही है कि ये संविधान के और उसके में ज्यादा उनको शक्ति मिल रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें कोई विन विन पोजीशन नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार जरूर ये कह सकती है कि ऐसे कानून न लाकर, और वो एक बड़ा कदम उठाई है, क्योंकि वो जो उसका एक पैटर्न है सरकार का, जिसको वो वोटर या जिस सेगमेंट को वो अपना लुभान्वित करना चाहती है, उसमें ये बात उसको तार्किक लगता है। ठीक है, आचार्य मोहित शुक्ला जी, कैसे देख रहे हैं इस कदम को सरकार के? देखिए पराग जी, बड़ी स्पष्ट बात है कि संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, कानून सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा विधेयक जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी मदरसा खिलाफ जांच नहीं हो सकती, पुलिस वहां जा नहीं सकती, किसी शिक्षा, आप बताइए कितने मदरसे अभी हिंदुस्तान में ऐसे पकड़े गए जहां आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। उत्तराखंड में अवैध मदरसे चले तो वहां बुलडोजर भी चला। तो अब कोई मदरसा अगर कहीं विदेशी फंडिंग से आतंकवादी उत्पन्न कर रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है, उसको फंडिंग हो रही है, तो कैसे जांच होगी? तो इसीलिए जो है इसको रद्द कर दिया गया। और जैसे
आपने 2 मेहमान बुलाए और एक को 2 लड्डू दे दिए और एक को नहीं दिया और कह दिया खाना नहीं, छूना नहीं। तो ये तो एक तरीके की बदतमीजियां हैं पिछली सरकारों की कि इतना बड़ा बहुसंख्यक हिंदू समाज को नजरअंदाज कर दिया और एक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत ये सब कुछ किया। अब इसको पलट के अगर देख लीजिए कि कहीं हिंदू संगठन या संस्था होती है, मंदिरों को अगर ये सुविधा दी जाती, वेतन दिया जाता, तो तमाम संस्थाएं पूरे देश में हाहाकार मच जाता कि धर्म गुरुओं को ये दे दिया, वेतन दे दिया, खिलाफ जांच नहीं होगी, ये आफत आ जाती, संविधान खतरे में आ जाता। अगर अभी अभी मदरसों के लिए ये बातें कह दी गई तो कहीं कोई संविधान खतरे में कुछ नहीं, ये तो कहिए राष्ट्रपति जी की महान कृपा थी जो उन्होंने ऐसे संविधान विरुद्ध जो विधिया उसको उन्होंने नजरअंदाज किया और उसको मना कर दिया। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, हमारा संविधान कहता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे मदरसा हो, मंदिर हो, कानून सर्वोपरि होना चाहिए, सबको सबकी जांच होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लालच में, लोभ में आकर देश के विरुद्ध गतिविधि कर सकता है, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो जो है मदरसा हो। कानून सर्वोपरि होना चाहिए। पुलिस के पास ये अधिकार हमेशा रहना चाहिए कि वो जाए और धड़धड़ाते हुए जांच करे और कोर्ट से परमिशन ले और वारंट इशू करे, और जो व्यक्ति चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो चाहे इस्लामिक धर्मगुरु हो, अगर वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। मैं बड़ी निष्पक्ष बात कहता हूँ और देश में निष्पक्ष बात कहने के लिए मैं जाना जाता हूँ, इसीलिए आपकी मीडिया मुझे आमंत्रित करती है। ठीक है सर। शिव कुमार दुबे जी, कैसे देखें इस कदम को? एक लंबा अंतराल रहा, इंतजार हुआ इसके पास होने का, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया कानून बनने से पहले ही। नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ सकारात्मक अगर बिल लाए, सकारात्मक काम करे तो निश्चित आम जनता का भला हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कितने गुरुकुल बनाए हैं, कितने शिक्षक भर्ती किए हैं संस्कृत के, नहीं बता पाएंगे। मैं आपको कहता हूं अभी जैसे डॉक्टर आचार्य ने बोला कि ऐसा होता, अरे भाई अगर भारतीय जनता पार्टी तो इसकी ठेकेदार बनती है तो क्यों नहीं आप लोग इनसे बोलते हैं कि मंदिर पर जो कब्जा किए है सरकार उसको मुक्त करे, उसके जो पुजारी हैं उनको वेतनमान फिक्स दे। हमने तो मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम अपने पुजारियों को, मंदिर के पुजारियों को वेतन देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक नहीं कर पाया। क्या सकारात्मक काम किया बताइए हमें? गुरुकुल बनाए कोई? कितने गुरुकुल बना दिए? आप देखिए बनारस का चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय हो या कहीं भी संस्कृत के विद्यालय हो, उनकी हालत क्या है? बद से बदतर है। लेकिन बातें करेंगे उसी पॉइंट की जहां पर इनको पॉलिटिकली फायदा मिलता होगा। राजनीतिक फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, समाज को तोड़ सकते हैं, समाज में वैमनस्यता ला सकते हैं। इनका यही मकसद है कि एनी हाउ कुछ भी करो लेकिन राजनीतिक फायदा लो। ठीक है, आलोक वत्स जी, राजनीतिक फायदा ले लिया आपने इसे रद्द करके, तुष्टीकरण मुझे लगता है कि कहना चाह रहे थे शिव कुमार दुबे जी, आपने तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम इसमें किया। आलोक वत्स जी म्यूट है सर, आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुष्टीकरण ही तो हम नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए तो हम बदनाम हो जाते हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। अभी मेरे पूर्व में सपा के विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे कि उन्होंने अभी मौलवियों के लिए और मदरसों के लिए तनख्वाह फिक्स कर दिया था और बाद में वो करने वाले थे मंदिरों का भी और मंदिरों के पुजारियों का भी। लोकतंत्र में जनता का फैसला और मेजोरिटी का फैसला सर्वप्रिय होता है, सर्वप्रिय होता है। तो इनको पहले हिंदुओं के लिए करना चाहिए जो मेजोरिटी में है, तो इन्होंने पहले माइनॉरिटी के लिए कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने उनको ऐसी असीमित अधिकारें प्रदान कर दी कॉन्स्टिट्यूशन से परे कि उनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज हो सकता, उनके यहाँ कोई तहकीकात नहीं हो सकती। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर राम रहीम के यहाँ पुलिस तहकीकात के लिए नहीं जाती, अगर आसाराम बापू के यहाँ नहीं जाती, तो क्या इनकी गतिविधियां पकड़ी जाती?
और आए दिन मदरसों में इस बात की पुष्टि हुई है कि वहां के मौलानाओं ने वहां पर पढ़ने वाले लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, वहां पर पढ़ने वाले लड़कों का यौन शोषण किया है। ये तो मैंने तो ये खबर नहीं छापी है, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने ही खोज करके ऐसी ऐसी समय समय पर इन चीजों को उजागर किया है। अतीक अहमद का भाई जो मारा गया, उसके साथ मैं उसका नाम भूल रहा हूं अभी, वो अक्सर मदरसे में पहुंचता था और जैसे मुर्गे की दुकान पर जब आप मुर्गा खरीदने जाएंगे तो वो एक मुर्गे को अंदर हाथ ले जाके दबोचता है और उसी को वो जबह करके आपको दे देता है। वो इसी तरीके से मदरसों से लड़कियां उठाता था, दिन भर उनका शरीर नोचकर और शाम को पटक देता था। ये बात जग जाहिर है। तो इन जगहों पर अगर पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहती तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाती? ये असीमित अधिकार और ये असीमित वॉल ऑफ प्रोटेक्शन उनको देने का क्या मकसद? चलो आपने उनकी तनख्वाह कर दी, ये सब ओके, लेकिन ये असीमित अधिकार उनको क्यों आपने प्रदान किया? इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? ठीक है। और मैंने तो शुरू किया है राम रहीम और आसाराम बापू से ही, जो हिंदू धर्म गुरु थे। उनकी काली करतूतें जब तक पुलिस छानबीन नहीं करती, पब्लिक के सामने नहीं आती, उनको सजाया नहीं मिलता, दोष नहीं मिलता, कानून पुलिस के सहारे चलता है, पुलिस के तहकीकात पे चलता है। इन्होंने उस सबसे उन लोगों को मरहूम कर दिया जो समय समय पर राष्ट्र विरोधी पाठ पढ़ाते हैं, जहां पर राष्ट्र विरोधी लोगों का जमावड़ा रहता था, जहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होती थी और जहां पर इनके मौलानों द्वारा और इनके साथ रसूख रखने वाले लोगों के द्वारा वहां की यतीम लड़कियों का शारीरिक मानसिक शोषण भी किया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, आपके पास ही मैं आ रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास सेकंड राउंड में जाता हूं। सवाल यह है शिव जी कि क्या यह विधेयक समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 की कसौटी पर खरा उतरता? यह बड़ा अहम सवाल है सर। नहीं, देखिए, जो चीज अब हुई नहीं उस पर बहस करने का कोई लेकर मतलब तो आप नहीं आए है ना सर। अगर नहीं, ये आ जाता तो देखिए, क्या खरा उतरता? मैंने इसीलिए पूछा, क्वेश्चन मार के मेरे सवाल पर। ये होता तो ऐसा होता, वो कोई मतलब नहीं होता। चलिए, अच्छा हुआ जो रद्द हो गया तो करंट आप ये कह रहे हैं। नहीं, जो करंट की बात है उसको आप देखिए कि करंट में क्या हो रहा है। शिव कुमार जी, 1,40,000 तो अच्छा हुआ फिर रद्द हो गया तो। सुनिए 1,40,000 सोना हो गया, 2 लाख से ऊपर चांदी पहुंच गया है, बेरोजगारी चरम पे है। शिव कुमार जी, आप लेकर आए तो आपको पता होगा ना कि ये समानता के अधिकार की कसौटी पर खरा उतर रहा था या नहीं उतर रहा था। गले मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, जो चीज हुई नहीं। चलिए, सही हुआ ना फिर रद्द हो गया तो। आप ये कह रहे हैं सही हुआ? अरे भाई, रद्द ही हो जाना चाहिए था इसको। तो उसके बारे में हम यस और नो कैसे बोल दें? आप लेकर आए, कौन लेकर आया सर इसे? अगर जो चीज होता उसके बारे में तो हम कुछ कह सकते हैं। शिव कुमार जी, लेकर कौन आया इसे? अच्छी हुई नहीं, जो चीज हुई नहीं, कानून बना ही नहीं, तो फिर बात ही खत्म हो गई। उसको रद्द करना ना करना कोई मतलब नहीं है ना। शिव कुमार जी, अगर आप लोग लेकर आए तो उसके पीछे कुछ सोच होगी, कुछ सोचा होगा, चर्चा सलाह मशवरा छात्रों से, अभिभावकों से की होगी, की थी नहीं की थी? नहीं, वो अब कोई बात, अब बहुत सारी चीजें खत्म हो गई ना। जो कानून बना नहीं, जो चीज पटल पे आई नहीं, वो चीज खत्म हो गई। तो फिर तो मुझे लगता है आपको चर्चा में आना ही नहीं चाहिए था शिव कुमार जी। शिव कुमार दुबे जी, फिर तो आपको चर्चा में आना ही नहीं चाहिए था सर। आपको ये टॉपिक सुनकर ही फोन कर देना था इंडिया न्यूज का और कहना था कि मैं इस चर्चा में भाग ही नहीं लूंगा। नहीं, आप चर्चा करने आए हैं ना सर। हो रहा है, आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अरे शिव कुमार जी, चर्चा करने आए हैं ना,
चर्चा हम किस बात पर कर रहे हैं? आप ये चर्चा नहीं करेंगे कि इन्होंने गुरुकुल स्कूल नहीं बनाए, इन्होंने मंदिर के पुजारियों को सैलरी आज तक नहीं दी, इन्होंने बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट में इंटरफियर कर रहे हैं। इन चीजों आज जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है उस पर आपको बात ही नहीं करनी है क्या? आप सरकार द्वारा पोषित शिव कुमार जी, मुझे हंसी आ रही है सर आपकी बात पर। पोषित चैनल है, टॉपिक जो है उस पर चर्चा करेंगे ना। नहीं कर ही नहीं रहे हो ना, कितना करता ही नहीं है कोई। मैं तो देखता हूँ। शिव कुमार जी क्या सोच कर आए हैं सर? मैं ये कह रहा हूं कि जो टॉपिक है सर उस पर चर्चा करेंगे ना। मैं ये सोचा था कि इस पर आप ये करेंगे कि आगे भविष्य में क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं ये चर्चा करूंगा। आप ये सोच कर आए थे, एक मिनट सर, आप ये सोच कर आए थे कि मैं ये चर्चा करूंगा कि समाजवादी पार्टी एक विधेयक लेकर आई, उसे योगी सरकार ने रद्द कर दिया है 9 साल के बाद, तो फिर चर्चा होनी चाहिए कि गुरुकुल पे कितने शिक्षकों की भर्ती हो गई, उनको सैलरी टाइम पर मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैंने सीधा सवाल ये पूछा, क्या ये विधेयक उस पर चर्चा समानता के अधिकार की कसौटी पर खरा उतरता या नहीं? सीधा सा सवाल है सर। आप उस चीज पर चर्चा कर रहे हो क्या ये आर्टिकल 14 की कसौटी पर खरा उतरता या नहीं सर? सीधा सा सवाल है मेरा। आप में ये हिम्मत है कि सरकार से ये बोले? अरे मुझ में तो हिम्मत आपसे भी सवाल पूछने की है सर, आप लेकिन हिम्मत रखिए जवाब देने के लिए। अरे आप जवाब देने का मादा तो रखिए। मैं तो हिम्मत से सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप भी तो थोड़ी हिम्मत दिखाइए सर, थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए दुबे जी। डॉलर 100 अरे थोड़ी तो आप डॉलर पर चले गए महाराज, अमेरिका और चीन पर भी चले जाइए, बांग्लादेश पर भी चर्चा कर ले आज। नहीं, बांग्लादेश पर चर्चा करो, पश्चिम बंगाल पर भी कर ले चर्चा, अत्याचार हो रहा है, SIR पर भी कर लेते हैं चर्चा, वोट चोरी पर कर लेते हैं, चुनाव चोरी पर कर लेते हैं। आज की चर्चा छोड़कर सारी चर्चाएं आपको याद आ जाएंगी। आज की चर्चा पर कोई जवाब नहीं आपके पास है दुबे जी। आज की चर्चा कर लीजिए सर। उस पर चर्चा करने का मतलब क्या है? तो आपको आना ही नहीं चाहिए था फिर चर्चा में। आप चर्चा में क्यों आए हैं? आपने बुलाया दुबे जी, आप कुछ सोच कर आए ना, हमने बुलाया आपको, टॉपिक बताकर बुलाया ना। आपके घर पे कहने गए थे शिव कुमार जी, एक मिनट, आपको टॉपिक बताया गया था ना किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम। टॉपिक, अरे तो चर्चा तो करना। तो आप आए, इसका मतलब आप चर्चा करना चाह रहे थे कि अगर चर्चा करना चाह रहे थे तभी तो आप आए ना, तो चर्चा करिए फिर। अरे बोल तो रहा हूँ, तुष्टीकरण करके राजनीतिक फायदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार से यही उम्मीद कर सकते हैं और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना सर, आपकी भी तो कोई सोच होगी ना ये विधेयक लाने से पहले। क्या सोच कर लाए थे? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ सर, मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ। आने वाली हो तो हम उस पर चर्चा करें। जो चीज ही खत्म हो गई आप उस पर मरे हुए पे आप चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आलोक जी एक रिएक्शन इस पर मैं चाह रहा हूं आपका। शिव कुमार दुबे जी तो कह रहे हैं कि चर्चा ही नहीं करनी चाहिए हमें। हाँ, मैंने कहा ना, तुष्टीकरण के तहत चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब चर्चा करना जरूरी हो गया है दुबे जी के लिए, क्योंकि पहले ये माई समीकरण पर थे मुस्लिमन यादव, अब वो थोड़ा दरक गया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण करने वाली भाजपा से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है सर, सीधा सवाल है उनका। हमने क्या गलत किया है आप बताएं? कौन सा हमारे गलत के बाद पूरे सड़कों पे लोग उतर आए हैं कि हमारे साथ जुल्म कर दिया बीजेपी ने? एक कोई मरमराहट भी हो रही है? सभी लोग मान रहे हैं कि ये ठीक हुआ है, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए दुबे जी कि मदरसों में जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी, जो मदरसों में गजवाए हिंद का सपना साकार हो रहा था, जो मदरसों में लड़कियों के को मानसिक और शारीरिक नोच रहे थे मवाली और गुंडे, उसके लिए अगर पुलिस नहीं जाती तो कौन था उनका प्रोटेक्शन करने वाला? तो उनको क्यों इन्होंने इम्यून कर दिया फ्रॉम ऑल लीगल नॉर्म्स? कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्र हित में विश्वास करने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका समूल सभी को प्राप्त हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। उसकी जो भी लाभ है ये सारे लोग उन जन कल्याणकारियों के लाभार्थी है और 100% लाभार्थी हैं। बिहार इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जहां पर
वहां की महिलाओं ने देश को दिशा दिखाई। अक्रॉस जातिवाद, अक्रॉस धर्म, लोगों ने प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार को जिता दिया। इनकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं। पीडीए का डी तो मायावती लेके चल दी, अब ये पी और ए लेके घूम रहे हैं। तो पीए तो इनको भगवान ने ही बना दिया है। ठीक है, अभी कुछ दिन तक ये योगी जी के पीए भी बने रहेंगे। ठीक है, ठीक है। जावेद अहमद साहब, अगर ये विधेयक पास होता तो क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरती या सिर्फ अधिकार बढ़ते? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विधेयक के लाने, जावेद जी, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया शायद। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए, लगता है जावेद जी से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जावेद जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी बात नहीं आ पाई है। आचार्य मोहित शुक्ला जी, वही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, क्या शिक्षा की गुणवत्ता इससे सुधरती या फिर सिर्फ अधिकार बढ़ते? चलिए, आचार्य जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। केएन पांडे के पास हम चल रहे हैं। हमारे साथ उठाने की जरूरत थी। लगातार सरकार जो भी कुछ करती है, तो मैं समझता हूँ सरकार का अपना विवेक है, अपनी उसकी प्रायोरिटी है। लेकिन मैं एज ए ओपिनियन कनेक्ट हो गए। जावेद जी कनेक्ट हो गए। जावेद जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ, जावेद जी, आप अपनी बात रखिए। सर, मैंने जो सवाल किया, क्या शिक्षा की गुणवत्ता सुधरती या फिर सिर्फ अधिकार बढ़ते? देखिए, अधिकार के साथ जब तक किसी भी कर्मचारी या अध्यापक की अगर उसकी सैलरी और उसके जो और मानक हैं, अगर उसको सुनिश्चित नहीं करता है, 1971 का जो एक्ट है, जो कानून है, उसके मुताबिक तो माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनका उसे सुचारू रूप से चलता है। इनके पास कोई ऐसा नहीं है। अभी इसको सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जियो के आधार पर इनको सैलरी डिस्बर्स करता है, जो उनके मानने वाले हैं कि इससे हमारा अहित होता है। तो तात्पर्य ये कि सरकार सबका विकास, सबका साथ और सम्मान की बात करती है। अगर कोई ऊपर से आया था राष्ट्रपति के यहाँ से कि इसमें कोई आर्टिकल 14 या 25-26 की कोई इसमें अवहेलना हो रही थी, तो इसको सुधार करना चाहिए था। इसमें कोई बेहतर आधार के तौर पे इनको भी मेन स्ट्रीम में लाना था। तो शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की तमाम चीजों को बेहतर करने के लिए सरकार प्रयासरत तो होती हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। अब उसमें हर चीज में तो राजनीति होती है और राजनीति होनी भी चाहिए। तो तब की सरकार की तब उसकी प्रायोरिटी थी और आज की सरकार की अपनी प्रायोरिटी है। तो ये कोई इसमें बात ऐसी नहीं कि कोई मिला हुआ था वापस हो गया। जब उसको मिला ही नहीं था, जब उसको घर की चाबी नहीं मिली थी, तो उसके अलॉटमेंट की बात क्या हो रही है, उसके रहने की क्या बात हो रही है? यानी वो कानून लगा ही नहीं, कानून तो क्या पास आप ही नहीं ये हुआ। जावेद साहब मान रहे हैं कि कुछ खामियां रही होंगी इसमें, इसीलिए इसको रद्द किया गया है, या फिर इसके पीछे का कोई और मोटिव है? और दूसरा, इसमें एड ऑन कर रहा हूं सवाल, इसका भी जवाब दीजिएगा। आपको ऐसा लगता है कि इसमें सुधार करके वापस लाना जरूरी है या फिर लाना चाहिए? जी, मेरा मत है कि ऐसे कानून जो बनते हैं, विधिक बनते हैं, सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है। जो भी पूर्ववर्ती सरकार होती है तो उसमें संशोधन या जरूरी जो उसमें अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन करके और उसको बेहतर के तरीके पर बेहतर रोड मैप बनाना चाहिए। इसमें किसी मजहबी तौर पे इसका एंगल नहीं है। पहले की सरकार भी यही काम करती है जो आज सरकार चाहती है, गरीबों का, मजलूमों का और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सब काम किए जाते हैं। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम हो रहा है। तो सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है, उसके मुताबिक ये फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, आलोक वत्स जी इस पर अपनी एक बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए आलोक जी। मैं अपने पूर्व वक्ता जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, उनको धन्यवाद देते हुए मैं सिर्फ उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि क्या इन मदरसों के मौलवियों को जो इम्यून सिस्टम दिया गया था, जिसके तहत उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कानूनी जांच या किसी तरीके का पुलिस एक्शन नहीं हो सकता था, क्या ये सही था या गलत था? ठीक है, जावेद साहब, वही सवाल है, क्या समानता के अधिकार की कसौटी पर यह खरा उतरता? सवाल यह है कि अगर मदरसा में शिक्षकों को असीमित शक्तियां दी जाती तो फिर बाकी संस्थानों से भी इस तरह की आवाज असीमित शक्तियां नहीं, असीमित शक्तियां नहीं, असीमित इम्यूनिटी, शक्तियां नहीं थी उनके पास। हाँ। इम्यूनिटी था, कोई उनको छू नहीं सकता था। हाँ। ठीक है, कोई उनके पास खिलाफ केस नहीं दर्ज कर सकता था, चाहे वो कुछ भी करते रहे। अरे ऐसा कोई व्यक्ति है इतने हजारों लाखों मदरसे में जो सब क्या हरिश्चंद्र और गांधी के अनुयायी पड़े हुए हैं? ठीक है,
ठीक है जावेद साहब, क्या बाकी शिक्षण संस्थानों से इस तरह की आवाज नहीं उठती? फिर वही सवाल है, क्या समानता होती? जावेद साहब, चलिए जावेद जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आचार्य मोहित शुक्ला जी, मैं जावेद जी के पास जाऊंगा यही सवाल लेकर, लेकिन पहले आचार्य मोहित शुक्ला जी। डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, इसका उत्तर नहीं है उनके पास। देखिए पराग जी, हाँ मेरा ठीक है, कहना जावेद जी स्पष्ट जुड़ेंगे है। सर अगर तो जरूर हम पूछेंगे। अभी तो मुझे यही बताया गया है टेक्निकल इशू है, बाकी देखते हैं आगे जुड़ते हैं या नहीं। आचार्य मोहित शुक्ला दुबे जी से पूछ लीजिए, दुबे जी से देखिए, पूछ लीजिए। ठीक है, दुबे जी के पास भी बता जाऊंगा रहा सर, हूं। दुबे जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन आचार्य देखिए, जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं आचार्य जी से एक बार पूछ लेता हूं। आचार्य जी, देखिए, सवाल वही है सर, क्या शिक्षा का स्तर बढ़ जाता या फिर कोई अधिकार बढ़ जाते? और जो एक विशेष इम्यूनिटी की बात कर रहे थे आलोक जी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं पराग जी स्पष्ट बात बता देता हूं कि ये जो मदरसे हैं, इनमें अवैध जो मदरसे हैं उनकी जांच करके बंद किया जाना चाहिए सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। और दूसरी बात ये है कि जो मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, उनमें कंप्यूटर शिक्षा हो, आधुनिक शिक्षा हो, और उसमें ताकि जो मदरसों से बच्चे पढ़ के निकले उनको रोजगार मिले, इसलिए वो पत्थरबाजी ना करें और देश के विकास में योगदान दे, एक उदारवादी मुस्लिम बने, ना कि कट्टरपंथी। और तमाम अवैध मदरसे जो कट्टरपंथी तैयार कर रहे हैं, पत्थर चलाने की शिक्षा दे रहे हैं, हथियार बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, उनको देश विरोधी घोषित करते हुए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो विधेयक था, ये पूरी तरह गलत था और निराधार था, संविधान विरुद्ध था, देश विरुद्ध था और राष्ट्र विरुद्ध था। इसको निरस्त करके योगी जी सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो दुबे जी कह रहे थे कि मंदिर नहीं बना रहे, गुरुकुल नहीं बना रहे, मैं बता दूं, राम मंदिर भाजपा के सत्ता, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। योगी जी, मोदी जी सब मंदिर में गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री, इससे पहले देश का कोई प्रधानमंत्री किसी मंदिर के उद्घाटन में नहीं गया, किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री स्वयं रामलला के नतमस्तक थे, और भी जब ध्वजारोपण हो रहा तो मैंने स्वयं देखा, हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, इतने वो भावुक हो गए प्रधानमंत्री जी। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है सनातन धर्म के लिए। और दुबे जी तो सब सनातन धर्मी, इनको गर्व होना चाहिए कि भव्य राम मंदिर का निर्माण भाजपा के शासन में हुआ है। और आप कॉरिडोर, कितना भव्य कॉरिडोर बनारस में बना है, और परमात्मा की कृपा रहेगी तो काशी और मथुरा में भी भव्य जो जन्म स्थली है भगवान की, वहां पर मथुरा में भी जो भव्य मंदिर बनेगा, और काशी में जो भगवान शिव का वास्तविक जो शिवलिंग है वहीं स्थापित होगा। ये सब कुछ जो है मोदी जी और योगी जी के शासन में ही संभव है। और मंदिर और गुरुकुलों की जो व्यवस्था योगी जी के शासन में हो रही, मैं दुबे जी को बता दूं कि वो कभी भी सपा सरकार, कांग्रेस सरकार सरकारों में हो ही नहीं सकती थी। लेकिन बहुत आचार्य अच्छा जी, कार्य मंदिरों आचार्य के जी, लिए हो रहा आचार्य है, जी, और अब पूरे भारत जावेद में साहब, सनातन आचार्य का जी, परचम लहरा रहा। आचार्य जी, जावेद साहब तो ये कह रहे थे ना कि कुछ बेहतर हो जाता इस विधेयक के जरिए, अगर कानून बनता मदरसों के लिए, वहां के शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होता, तो इसको रद्द ही कर दिया। बताइए इसको दोबारा से लाना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं अगर कुछ लाना खामियां हैं चाहिए। तो सुधार अगर उसमें वो कर लीजिए, लेकिन ले तो आइए। पराग जी, अगर वो कानून बन जाता तो आप समझ लीजिए मदरसों में आतंकवादी तैयार होते, मदरसों में पुलिस घुस नहीं सकती थी, पुलिस उसके विरुद्ध FIR मुकदमा नहीं लिख सकती थी, पूरे देश में हाहाकार मच जाता, भारत में रहना मुश्किल हो जाता, सरकार हिल जाती, कोर्ट के अंदर मर्डर होते। और पूरे ये बिल्कुल गलत विधेयक था, संविधान विरुद्ध था, राष्ट्र विरुद्ध था, इसको तो राष्ट्र विरुद्ध घोषित करके फाड़ देना चाहिए था। और ये तो योगी जी की महानता है कि उन्होंने किसी का अपमान बिना किए चुपचाप उसको निरस्त कर दिया। अगर मैं होता उसको सार्वजनिक रूप से लाल किले पर खड़े होकर जला देता उस विधेयक को। शिव कुमार दुबे जी, आपके मित्र आलोक जी आपके जवाब का इंतजार कर रहे हो, कह रहे हैं कि आप ही से पूछूं ये सवाल, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती या कुछ अधिकार बढ़ जाते? सवाल वही है, समानता की बात भी उन्होंने कही, समानता रहती क्या फिर? बाकी शिक्षण संस्थान भी, सर मेरा इसमें एड ऑन है, बाकी शिक्षण संस्थान से भी आवाज उठ सकती थी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मैं फिर इस बात को, इस चीज को कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अनियमितताएं हैं, जब वहां से आया, निश्चित तौर पर उनमें से वो आप सरकार में हैं, आप कर सकते हैं कि उसमें से, जैसे अभी उन्होंने बताया कि सैलरी में प्रॉब्लम रहती थी, प्राइवेट जो थे मदरसे वो उनका शोषण करते हैं। वो सिर्फ मदरसे में ही शोषण नहीं है, स्कूलों में भी आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं
उनमें भी शोषण होता है। तो फिर आप बाकी विचार शिक्षण करिए, संस्थानों को 1500, भी इसमें 2000 शामिल कर लिया जाए तब ठीक रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मदरसा हो मैं वही या चीज बता रहा हूँ या कि आप केंद्रीय विद्यालय इसको हो, गुरुकुल हो, या फिर बाकी स्कूल कॉलेजेस हो, सबके इसमें अध्यापक शामिल हो जाएं, सारे संस्थान शामिल हो जाएं, तब और बेहतर बन सकता है क्या दुबे जी? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप कुछ ऐड करते, कुछ रिमूव करते और एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार करके उसको भेजते, जिससे कि आज शोषण टीचरों का होना बंद हो जाता। कोई भी टीचर हो, चाहे मदरसे का टीचर हो, चाहे अपने स्कूल का टीचर हो, चाहे कहीं का भी टीचर हो, जो माइनॉरिटी के स्कूल हैं उनके टीचर हो, प्राइवेट में जो शोषण हो रहा है वो शोषण बंद होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भाई, आप अगर ये ठेकेदार बनते हैं कि हम सब अच्छा रामराज लाएंगे, तो रामराज कब आएगा? रामराज कब आप लाएंगे? जनता तो उस चीज का इंतजार कर रही है, लेकिन रामराज आ ही नहीं रहा। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, बाकी संस्थानों को भी शामिल करके एक बार फिर से इसको लेकर आइए। देखिए दुबे जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि शिक्षण संस्थाओं में, खासकर प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो मदरसे हो चाहे वो स्कूल हो हिंदुओं के, वहां पर टीचरों के साथ बहुत शोषण हो रहा है। और उसके लिए अगर कोई सैलरी समान कोई विधेयक आता है या कोई लॉ आता है तो मैं भी उसका स्वागत करूंगा कि जिससे इन लोगों को किसी तरीके की इनका शोषण बंद हो। लेकिन मैंने दुबे जी से जो पूछा है, शायद वो मेरी बातों को नहीं समझ पाए आपके द्वारा बताए जाने से, कि जो मदरसों के मौलानाओं को जो असीमित इम्यूनिटी दी गई, जो एक दीवार उनके इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कि दे आर अनटचेबल्स, इनको कोई छू नहीं सकता है, इनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज हो सकता है, इनके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हो सकता है, ये सब खुदा के भेजे पैगंबर हैं, ये कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। क्या ये सही था उस विधेयक में? बस इसका आंसर ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। दुबे जी, बार बार आप ही से सवाल पूछना चाह रहे हैं आलोक जी, आप सही जवाब दे नहीं रहे हैं एक बात। नहीं, देखिए, अगर नहीं, मैं भी उसका जवाब देने को तैयार। मेरे को ऐसा थोड़ी है कि मैं जवाब ना दूं। मेरे से पूछा, मैं जवाब दूंगा। मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर आपको वो चीज गलत लगती है, तो कानून से तो ऊपर बढ़कर कोई हो नहीं सकता। संविधान कानून ये देश में, इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बड़े से बड़े उद्योगपति, टाटा बिरला का एक एग्जाम्पल, टाटा बिरला नहीं कह रहा हूँ, मतलब उस कैटेगरी में जो बड़े बड़े, आप भी जानते हैं, सब अगर उन्होंने गलत किया तो कानून के दायरे में आए हैं, और जो नहीं आए वो भी आएंगे, भविष्य में आएंगे। या कोई अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा मवाली कहता हो और कि हमें कानून कुछ नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि कानून से बढ़कर कहीं कुछ नहीं है। सरकार को अगर ऐसा लगता था कि इसमें ये पावर्स इनको ज्यादा है, तो उनको आप कट करके आप वो तो आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं सर, वो धन्यवाद, अपना तो उन्होंने बता दिया। मैं दुबे जी को सैल्यूट करता हूं कि अंतोगत्वा इन्होंने माना कि उसको उसमें से कट कर देना चाहिए, और मैं इस बेबाकी के लिए इनको सैल्यूट करता हूं। फिर भी दुबे जी ने जवाब तो बड़ा बचते बचाते दिया है, डायरेक्टली अपना ओपिनियन तो बताया नहीं। दुबे जी डायरेक्टली आप बताइए ना कि वो गलत था, उस चीज को कट कर दिया जाए जिससे, देखिए इन्होंने कहा, देखिए हर पार्टी के प्रवक्ता की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन इन्होंने उसको कहा कि उन चीजों को कट कर देना चाहिए जिससे वो कानून के दायरे में नहीं आते हो। बस हो गया, बात खत्म। चलिए, और मैंने जी ने कम से कम इस बात को धन्यवाद दिया। लेकिन दुबे जी, एक सवाल और है, एक सवाल इनके बेबाकी के लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूं। ठीक है, चलिए आपको जवाब मिल गया सर। दुबे जी, एक सवाल इसमें और है, आपने ये कहा कि अगर कहीं जैसे प्राइवेट अभी संस्थानों का जिक्र किया, आलोक जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, जैसे आपने उनका जवाब दिया बेबाकी से, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, कहीं पर अनियमितताएं हैं जिनसे वो भी वाकिफ हैं, और इस तरह का कोई विधेयक आएगा तो वो भी उसका समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने ये बातें कही, तो उस समय क्यों सपा सरकार ने ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ मदरसों की चिंता क्यों करें, वहां के शिक्षकों की चिंता क्यों करें? तब भी तो प्राइवेट कॉलेजेस थे,
तब भी तो वहां पर शिक्षक पढ़ाते थे, उसमें आप लोग एड ऑन कर देते तो एक समानता की बात भी आ जाती। और अब जो एक कहें कि शब्द बार बार आपके पार्टी से जोड़ा जा रहा है कि आप लोग एमवाई या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इसलिए इसको लेकर आए थे, तो शायद इस तरह की चर्चा होती ही नहीं। दुबे जी नहीं, देखिए पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें पास्ट की हो गई, उससे हमें आज कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। हमें वर्तमान और भविष्य देखना है कि हमें वर्तमान में क्या करना है और भविष्य में हम क्या करें। ऐसा है कि भविष्य हमारा समाज का अच्छा हो, पार्टी का अच्छा हो, देश और प्रदेश का अच्छा हो, तो हमें उन चीजों पे सोचना है। इसलिए हम पास्ट में जो हो गया सो हो गया, पास्ट की बात करने से अभी कोई मतलब नहीं है ना। शायद आपको मतलब होगा, ठीक है आप डिबेट उस पर रख दीजिए, वो बात अलग है, लेकिन इससे इस मुद्दे से कुछ नहीं होगा। इससे सोना 35,000 नहीं हो जाएगा, चांदी 20,000 रुपए किलो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, आज देश को जरूरत है बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई पे लगाम लगे। चलिए, तो ऐसे विधेयक को रद्द हो ही जाना चाहिए, मतलब ये बात सही है। नहीं, हमें जो कहना था हमने कह दिया है। चलिए, अब वो चीज हम फिर रिपीट करें तो आपका टाइम ठीक है सर, हम समझ गए। आपने ये कहा, आपने इस बात को स्वीकार किया दुबे जी कि अगर कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें स्पेशल इम्यूनिटी मिल रही थी और कहीं ऐसा लग रहा था कि ये कानून के दायरे से बाहर हो सकता है या फिर ये गलत हो सकता है, तो वो चीजें हटनी चाहिए। इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं केएन पांडे के पास चल रहा हूं। फिर कह रहा हूं कि सरकार उनकी है, पावर उनके पास है, उनको ये होता है सर, ये दुबे जी ये तो होता है। ये तो मैं तो इस पर एक बात तो जरूर समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में करना चाहिए। ठीक है, ये तो होता ही है सर, और ये किसी भी सरकार का अधिकार भी है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। जनता ने उनको चुना, उन्होंने रद्द कर दिया। जनता ने उस समय आपको चुना था, तो आप लेकर आए थे। तो ये तो कोई भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई वट कर ही नहीं सकता है, उनका अधिकार है, क्योंकि उनको जनादेश मिला है। और जनता ने अगर जनादेश दिया है तो कोई भी सरकार अपने मुताबिक कोई विधेयक ला सकती है। जैसे आप लाए, उसको अब बीजेपी ने रद्द कर दिया क्योंकि वो उनके मुताबिक नहीं था। केएन पांडे, चूंकि आप लगातार ग्राउंड पर हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, रिएक्शंस इसको लेकर क्या हैं केएन? देखिए पराग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी इस चीज का जो है विरोध करता हो फिलहाल अभी नहीं नजर आया है। केवल राजनीतिक दल जो है वो भी जो भाजपा के खिलाफ है इस पे सवाल उठाए हैं, लेकिन अगर देखा जाए आमतौर पे तो इससे किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जहाँ तक सवाल आप अभी कर रहे थे लोगों से कि समानता और असमानता की बात, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है असमानता थी, इसीलिए शायद क्योंकि जो बेसिक शिक्षक है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक हो, चाहे वो निजी शिक्षक हो या प्राइवेट या सरकारी शिक्षक हो, उनको एक तरीके से देखा जाए उतना अधिकार नहीं था जितना विशेषाधिकार एक तरीके से कहा जाए कि मदरसों को, शिक्षकों को था। इसी असमानता को देखते हुए शायद गवर्नर जो थे उन्होंने इसको जो है इस तरीके से अस्वीकार करते हुए इसको आगे राष्ट्रपति के लिए भेजा था, अनुमोदित लिया और वहां से भी इसको खारिज करके वापस कर दिया गया, जिसके बाद आज सरकार ने इस विधेयक को एक तरीके से खारिज करने के लिए नया विधेयक पारित करते हुए इसको एक तरीके से रद्द करने की कोशिश की। तो इसमें असमानता थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी तमाम जो है एक तरीके से सरकार जो है देखती रही है और सरकार ने देखा है कि जो मदरसे हैं वो कभी कभी कई बार देखा गया कि वो एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल पाए गए वहाँ के लोग, चाहे वो बॉर्डर का इलाका हो, चाहे वो तराई का इलाका हो, उत्तर प्रदेश का, चाहे बहराइच हो, महाराजगंज हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर, तो यहाँ के जो तमाम मदरसे रहे जो अवैध रहे हैं उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी की है, उनको जमींदोज भी किया, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है। और जो तमाम जो सहारनपुर के भी कई मदरसे रहे जहाँ पे जो है जिस तरीके से देखा जाए आतंकवादी गतिविधियों में उनका इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो कुल मिलाकर सरकार किसी तरीके की असमानता या विशेषाधिकार नहीं देना चाहती थी, इसीलिए शायद इस विधेयक को उन्होंने खारिज किया, पूरी तरीके से समाप्त किया। अब देखने वाली बात है कि सरकार किस तरीके से इसमें और भी क्या कार्रवाई करती है, क्या, हालांकि ऐसा उम्मीद कम है कि सरकार इस तरीके का संशोधन करके इस विधेयक को वापस लाएगी, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरीके से असमानता जो थी शिक्षकों के तरीके से अधिकारों में, उस असमानता को खत्म करने के लिए इस विधेयक को ही सरकार ने खत्म करना मुनासिब समझा फिलहाल। जी पराग जी। ठीक है आचार्य जी, चूंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं, एक एक रिएक्शन में आचार्य जी आपसे लूंगा, शिव जी आपसे, और फिर आलोक जी आपके पास में आ रहा हूं। आचार्य जी, अब ये जो चर्चा हो रही है कि इसमें कुछ ऐसे अधिकार मिल जाते जो कि ठीक नहीं थे, असमानता आ जाती उनसे, सुधार करके वापस आना चाहिए क्या, और इसमें बाकी संस्थानों को भी शामिल किया जाए
ये एक सवाल इस चर्चा से अब निकल कर आ रहा है। आपकी इस पर राय क्या है आचार्य जी? देखिए पराग जी, एक नया विधेयक बनना चाहिए जिसमें मदरसों का आधुनिकीकरण हो और सरकार की निगरानी में वो सीसीटीवी कैमरे मदरसे में लगाए जाए, राष्ट्रगान होना चाहिए और वंदे मातरम अनिवार्य होना चाहिए, जिससे जब मदरसों से पढ़ के बच्चे निकले तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे निकले, रसखान जैसे निकले, अशफाक उल्लाह खान जैसे मुसलमान निकले और राष्ट्र के हित के लिए और राष्ट्र के लिए जो है कुर्बान होने वाले ऐसे मुसलमान हमें देश के लिए चाहिए, देशभक्त चाहिए। ऐसे मदरसों में शिक्षा होनी चाहिए, सरकार की निगरानी में हो और आधुनिकीकरण हो, कंप्यूटर शिक्षा हो, आर्थिक शिक्षा हो और उनकी जो धार्मिक शिक्षा हो चले, हमें उससे आपत्ति नहीं है। अगर उसके साथ में कोई ऐसा राष्ट्र विरोधी गतिविधि तो नहीं हो रही है, पुलिस समय समय पे जाके जांच करे, जांच अधिकारी बने, अलग से जो आयोग, अल्पसंख्यक आयोग वगैरह वो सब जांच करे, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जो सही काम है वो बिल्कुल पारदर्शी रूप से हो, उसमें क्या जरूरत है छिप के हो या कोई ऐसा कानून बना कार्रवाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब तो बिल्कुल गलत तुष्टीकरण वाली बातें हैं। निष्पक्ष बिल्कुल होना चाहिए। हमें देश के उदारवादी मुस्लिमों से प्रेम था, प्रेम है और रहेगा। और जो कट्टरपंथी हैं वो जब बंटवारा हुआ था तभी पाकिस्तान बांग्लादेश भेज दिए गए थे, जो कट्टरपंथी हो उनको वहीं भेज देना चाहिए। तो उदारवादी अच्छे हैं वो सब देश के अंदर है। दुबे जी, मैं इस पर एक ओपिनियन आपका चाह रहा हूं। मदरसों के आधुनिकीकरण पर बात होनी चाहिए, ना कि इस तरह से विशेष अधिकार उनको दे दिए जाएं। क्या राय आपकी? निश्चित तौर पर अगर हम भविष्य की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो हमारी सिर्फ सब शिक्षा मतलब सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस एक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान का सिलेबस एक हो और जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो चर्च हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, वहां पर वो बेसिक सब्जेक्ट के साथ धार्मिक शिक्षा दी जाए, तभी इस देश का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। बात बाकी तो फिर ठीक है, राजनीति करना है तो राजनीति करिए। ठीक है आलोक जी, एक फाइनल रिएक्शन में चाह रहा हूं। दुबे जी भी अब तो आपकी बात से सहमत हो गए सर, अब तो आप ठीक संतुष्टि आपको मिल गई होगी। दुबे जी ने कम से कम इस बात को कहा कि आधुनिकीकरण पर बात जरूरी है और इस दिशा में अब आपको कदम उठाना होगा। आप बोलने तो दीजिए। देखिए, जो आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, और जो दुबे जी ने भी कहा वो बहुत अच्छी बातें कही कि बचपन से जब हम मदरसे की बात करते थे या परिकल्पना करते थे या देखते थे, तो मदरसा मतलब कोई फटीचर सा स्थान जहां पर किसी तरीके से बस्ता उस्ता टांग के कोई यतीम उतीम टाइप का बच्चा जाके पढ़ता था। लेकिन उस सोच को बदलना होगा, उनको आधुनिकीकरण के दौर में लाना होगा, संस्थान को बड़ा करना होगा, संस्थान को आधुनिक करना होगा और करना चाहिए। और जैसा कि दुबे जी ने कहा, मैं 100% सहमत हूं उनकी बात से कि जिस तरीके से सारी पढ़ाई का कोर्स एक हो और एक सब्जेक्ट वो उनका अपना उर्दू में हो, जिसमें वो अपने धर्म या जो भी बातें करना चाहे कर ले। लेकिन हाँ, कोई ऐसी बात जो राष्ट्र विरोधी ना हो, कोई ऐसी सोच जो राष्ट्र के हित में ना हो। और देखिए, अगर ऐसा हो गया तो ये जितने मुसलमान दुकान खोल के बैठे हुए हैं मौलवी, इन सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा सर। और भारत को एक से एक अब्दुल कलाम ठीक है जैसे लोग मिलेंगे, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग मिलेंगे, अब्दुल हमीद जैसे लोग मिलेंगे, और हमें गर्व होगा उन पे। हाँ ठीक है, हम भी उम्मीद ये करेंगे कि आधुनिकीकरण की बात हो, ना कि विशेष अधिकार देने की बात, क्योंकि ये शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, ना कि किसी भी व्यक्ति विशेष को एक विशेष इम्यूनिटी देने पर फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया करूंगा आलोक वत्स जी आपका, डॉक्टर शिवकुमार दुबे जी आपका, आचार्य जी आपका, जावेद है बस आप जुड़े थे, हालांकि वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, केएन पांडे आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।